मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम आप लोगों के बीच इंपोर्टेंट पॉइंट यानी कि टॉपिक्स लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बच्चे इनसे घबराते हैं, बच्चे इनसे बहुत घबराते हैं क्योंकि 9th क्लास तक कोई दर्शन नहीं त्रिकोणमिति का। और एक भयानक सा रूप लेके आता है त्रिकोणमिति 10th में, बच्चे बहुत घबराने लगते हैं। लेकिन हम इसमें आपको इस तरीके से चुटकी में अगले दिन त्रिकोणमिति हल करिएगा। आप चुटकी में अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो 100% हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को पूरा देख करके आप पूरी तरीके से त्रिकोणमिति सीखेंगे भी और आसान भी लगेगा। अगले दिन से आप कहेंगे त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर है। यह मेरी पूरी गारंटी है। वीडियो पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ ध्यान देखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो वीडियो देखिए, पूरा चैप्टर है 8वां। ऐसे तो पहले एक्सरसाइज से लेकर के हम हर साल 8वें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि उधर का पार्ट पहले कंप्लीट कर सकें। और त्रिकोणमिति सब बच्चे को हार्ड लगता है, त्रिकोणमिति सब बच्चे को हार्ड लगता है क्योंकि ये सिलेबस जो है ना 9th क्लास तक है ही नहीं। ये सिलेबस सिर्फ 10th में आता है और बच्चे पहली बार किसी चीज को देखते हैं ना तो हिचकी लग जाती है। जैसे कि एक बच्चे को लालटेन दे दिया जाए आगे में और पहली बार उस लालटेन को देखे बच्चे और छू ले तो उसको डर लगता है, फिर दोबारा उस समझ जाता है कि यह लालटेन से हमें जलन होती है और उससे दूर भागता है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर त्रिकोणमिति अगर एक बार अगर दूर भाग रहे हैं समझिए आपको भारी लगना शुरू हो जाएगा। अगर इसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये जरूर आपको आसान लगेगा। कोई चीज के साथ जुड़े रहने से वो आसान लगने लगता है। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए और त्रिकोणमिति का लुत्फ उठाइए। तो देखिए, त्रिकोणमिति का हिंदी होता है ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति शब्द आया कहां से और ये कैसे बना? त्रिकोणमिति शब्द को अच्छे से अगर तोड़ दिया जाए तो ट्राइगोनिया, गोनिया और मेट्रॉन, मैट्री यहाँ लिखा हुआ है मैट्री, मैट्री मतलब मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। गोनिया मतलब साइड और ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब 3। इसको हिंदी में देखें तो 3, साइड मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब मेजर, मेजर मतलब मापना। अब देखिए यहाँ इसके नामों को तोड़े हैं ट्राइगोनिया और मेट्रॉन यानी मैट्री। 3 साइड मेट्रॉन यानी 3 भुजाओं की माप। आपको 3 भुजाओं की माप यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 भुजाओं की। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 भुजाओं की माप। अगर हम बोले कि 3 भुजाओं की माप तो आपके दिमाग में बस एक ही आकृति नजर आएगी और वह है त्रिभुज। आपको बस एक आकृति नजर आएगी, वो है त्रिभुज। 3 भुजाओं की माप कहाँ आती है? त्रिभुजम होती है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बने होते हैं। और त्रिकोणमिति कहाँ अध्ययन किया जाएगा? 3 भुजाओं की माप जहां होगा। 3 भुजा की माप कहाँ होता है? त्रिभुजों में होता है। त्रिभुज भी बहुत सारे तरह के होते हैं लेकिन अभी बताएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन त्रिभुज 3 भुजाओं से बने होते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति क्या है? एक शब्द में, एक लाइन में कहा जाए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो हम बोलेंगे 2 बार, इसको जरूर नोट कीजिए कॉपी पे। त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करते हैं। और कह सकते हैं त्रिकोणमिति हिंदी नामों को देखा जाए तो कोण विधि यहाँ पर है, यानी 3 कोणों के भी माप कर सकते हैं। गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की 3 भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। 3 भुजाओं और कोणों के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहा गया है। त्रिकोणमिति किसको कहा गया है? 3 भुजाओं और कोणों के अध्ययन को। और 3 भुजा और कोण कहाँ होते हैं? त्रिभुजा और कोण त्रिभुजों में होते हैं। कहाँ होते हैं? त्रिभुजों में। इसको आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में नोट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में आसान से समझ में आ जाए इसको देखने के बाद। तो आगे हम देखते हैं त्रिभुज की 3 भुजाओं के संबंध में जानकारी लेना है, यही ना? तो त्रिभुज, एक बार त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज तो ढेर सारे तरह के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज समबाहु भी होता है, त्रिभुज समकोण भी होता है और त्रिभुज समद्विबाहु भी होता है, समद्विबाहु। तो देखिए यहाँ त्रिभुज ये 3 भुजाएं हैं और इसके सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी 3 भुजा बराबर है अर्थात यह समबाहु है। समकोण, सम माने बराबर, कोण किसकी माप? यहाँ 90 डिग्री वाली। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री। और ये समद्विबाहु है। ये तीनों ही त्रिभुजों में हम त्रिकोणमिति के प्रयोग से इसकी भुजाओं के माप को पता कर सकते हैं, इसके कोणों के माप को पता कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या तीनों त्रिभुजों में त्रिकोणमिति आएगा? अभी तो त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज में आता है, ठीक। अब सवाल यह है कि क्या इसमें त्रिकोणमिति नहीं आएगा? तो इसमें भी आएगा।
इसमें भी आएगा त्रिकोणमिति। कैसे आएगा? तो बस एक सिस्टम डालना पड़ेगा यहाँ पे ताकि ये 90 डिग्री हो जाए। ऐसा करने से यह भी समकोण यह भी समकोण, और तो हमको मालूम है समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर एक सिस्टम डाल दे तो यहाँ भी समकोण बन जाएगा 2 थे, यहाँ पर भी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाता है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके सामने में एक दीवार है और जहां आप बैठे हुए हैं वहां से कुछ दूरी पर, यानी दीवार से कुछ दूरी पर आप दीवार के शीर्षों को देखिए। दीवार के शीर्षों को देखने से आपको बस एक आकृति नजर आएगी, वो आकृति हम बोर्ड पे बना रहे हैं, आप देखिए इसको, बस देखिए आप, ये दीवार है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर आप बैठे हुए हैं और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, इमेजिनरी लाइन, वर्चुअल लाइन, जो इसको कनेक्ट करता है इसके शीर्षों को। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइन है मेरी आंखों के रेखाओं से निकल कर, ये दृष्टि रेखा है ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे देखने पे एक आकृति नजर आती है, इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज है। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति सिर्फ समकोणों त्रिभुजों के लिए ही बना है। त्रिकोणमिति किसके लिए है? समकोण त्रिभुजों के लिए है। तो क्या समबाहु में भी होगा? तो होगा जरूर। शीर्षण डालने से किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बना सकते हैं और वहां पर हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा आगे, समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति को पढ़े जाते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज का पूरा जानकारी अब हम देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लुत्फ उठाइए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति पढ़े जाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि समबाहु में भी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होगा, जरूर होगा, लेकिन शीर्षम डालना पड़ेगा वहां ताकि वह 2 समकोणों में विभक्त हो जाए। इसको इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज कहां? एक छोटा सा समकोण त्रिभुज अभी जो इमेजिनेशन के थ्रू हमारे माइंड में आया है। मान लीजिए दीवार है और इसकी कुछ दूरी पर आप बैठे हुए यहाँ पे और इसको देख रहे हैं, टुकुर 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 देख रहे हैं। देखने से एक त्रिभुज बना या नहीं बना? आप बताइए। त्रिभुज बना, आपके सामने में त्रिभुज बना, और यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? वही त्रिभुज है जो अभी हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। और इसका फैसिलिटी क्या होता है? इसका जो खासियत है, यहाँ 90 डिग्री होता है, एल के तरह दिखता है। देखिए गौर से, एल के तरह दिखता है। और यहाँ से जो देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए कोनों का अध्ययन आप जरूर किए होंगे। ये क्या है और ये क्या? ये भी कोण ही है। तो त्रिभुज के 3 कोण है, इसका नाम देते हैं, हर चीजों का नाम। तो इसका भी एक नाम क्या दिए? ये शीर्ष है, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। जहां 2 रेखा जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष का भी एक नाम होगा, हर एक चीजों का धरती पर नाम, तो इसका भी एक नाम। ए बी सी, ABCD के किसी भी लेटर को उठा करके यहाँ लिख दीजिए, एकदम बिल्कुल सही होगा। ए, यहाँ पर देखिए कोण का संकेत ए, कोण का संकेत बी, कोण का संकेत सी। अगर इसको जोड़ दें, तीनों कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री का मान आता है। यह त्रिभुज के कोणों का खासियत है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और इस त्रिभुज के बारे में अब अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए, जरूर समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज तो देख चुके हैं। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसके एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका एक नाम दीजिए आप, ए बी सी। और ये क्या है? न्यून कोण है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, और त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज को उठाइए आप, 3 भुजाएं आपको नजर आएगा। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। अब देखिए इसके नामांकन के लिए एक आदमी को बुलाता है। किसको बुलाता है? एक आदमी को। बच्चे घर में जन्म लेते हैं तो उसके भी नामांकन के लिए पंडित जी को आप बुलाते हैं ताकि उसका नाम रख सके। पंडित को बुलाते हैं ताकि उसका नाम रख सके। तो आज हम भी एक पंडित को बुलाने वाले हैं ताकि इसका नाम रख सके। ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम रख सके। अब देखिए पंडित को बुला दिए, एक बोरा दिए, एक क्या बोलते हैं उसको? पीढ़िया बोलते हैं आप लोग, पीढ़िया दिए और बैठा दिए। कहां बैठा दिए? नीचे। और बैठा दिए नीचे। पंडित का नाम क्या था? थीटा। क्या नाम था? थीटा। पंडित का क्या नाम था? थीटा। और उसको कहां बैठा दिए? नीचे। जैसे ही बैठा वैसे ही नाम रखा, जैसे ही बैठा वैसे ही नाम रखा। जानते हैं क्या है? कहां बैठा? नीचे। पंडित बैठना को बैठना नहीं बोलते, आसन बोलते हैं। इसलिए जैसे ही बैठे वैसे ही नाम दे दिया आसन। हम तो आसन कर रहे हैं इस जमीन के ऊपर, इसलिए इसका नाम दिया आसन भुजा। आप देखिए पंडित देख रहा है, टुकुर 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 टुकुर, कहाँ? सामने पड़े दीवार को। अब इसके बारे में सोचा इसको क्या दे, इसका नाम क्या रखा जाए। दिमाग में घूम रहा है क्या रखें क्या रखें। सोचते गया, पतरा उल्टाया उल्टाया उल्टाया, लेकिन उसका कोई काम नहीं पड़ा क्योंकि उसके सामने था। मुख के सामने जो चीज पड़ा होता है ना, उसको सम्मुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम्मुख। इसलिए इसका नाम रखा सम्मुख भुजा। अब रही बात इसकी कर्ण की।
सॉरी कर्ण तो बाद में नाम पड़ा इसका, लेकिन अभी नाम कैसे पड़ा, नाम तो पहले था नहीं। तो पंडित इसके बारे में सोचा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जब मेजर किया गया, नापा गया, तो पाया गया कि सबसे बड़ा जो होता है ना, ये जो एसी आपको दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा है। इसको मेजर किया, नापा, यहाँ से यहाँ नापा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ भी नापा, तीनों का मेजर किया, डिस्टेंस को कवर किया, और पता चला उसको ये जो लाइन है ये सबसे बड़ी रेखाखंड है। इसीलिए इसका नामकरण महाभारत के नामों से लेके आया, कर्ण। कहां से? कर्ण से। कर्ण क्या है? सबसे बड़ा है। ये कर्ण क्या है? सबसे बड़ा है। पंडित ने नाम रखा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। क्या क्या? जहां बैठा आसन किया, आसन भुजा, देखा सामने सम्मुख भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। क्या रखा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण। क्या रखा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब तो आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नामकरण कैसे किया गया। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से, जिसको आप बुलाएंगे उसका आदर सम्मान जरूर बनता है, उसका आदर सम्मान जरूर बनता है। इसलिए ये आपके ये जो नामकरण है इसमें अहम भूमिका निभाया है, इसको भूलिएगा मत। ये क्या है? थीटा। इसका नाम क्या था? थीटा। यहाँ पर आप देखिए, गांव में ढेरी पंडित जी होता है, केकरो नाम थीटा होता है, केकरो नाम कुछ, केकरो नाम मदन मोहन, राम लखन, कुछ भी होता है। तो यहाँ पर भी कभी कभार बदल जाएगा नाम, जरूरी नहीं कि थीटा ही हमेशा है, क्योंकि गांव में ढेर सारे पंडित जी। यहाँ पर हम अल्फा दे सकते हैं, बीटा, गामा, ए बी सी डी, कुछ भी जहां जी मन से दे सकते हैं आप। थीटा, अभी तो फिलहाल हम थीटा लिए हैं, थीटा को भूलिएगा मत, याद रखिए। अब देखिए, इसका नामकरण को रूपांतरण किया गया, इसके नामों को ठीक किया गया। इस घर में एक फैमिली है, नाम है समकोण। क्या नाम है? समकोण। दरवाजे पे लिखा है समकोण। एंट्री होती है 3 आदमी की, 3 आदमी एक दूसरे के साथ बैठे हैं यहाँ पे। इसका नामकरण है आसन, सम्मुख और कर्ण। अब देखिए यहाँ पे ये भुजा का नाम बदल गया। घर में एक बच्चे का 2 नाम हो सकता है, तो क्यों नहीं इसका भी नाम होगा। देखिए ये पूरा त्रिभुज ए बी और एसी जो 2 थे भुजा है, वो किस पे टिका है? बीसी पर। बीसी पर टिका है। जिस पर कोई चीज टिकता है ना, उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, आधार। क्योंकि यह त्रिभुज किस पे टिका है? बीसी भुजा पे। किस पे? बीसी भुजा पे टिका है। और इसका नाम क्या दिया? दूसरा, आधार। और इसके जस्ट सामने है खड़ा है। क्या है? खड़ा। खड़ा है, लंबा है, लंबा 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 लंब, लंबा लंब लंब। सम्मुख भुजा का दूसरा नाम लंब। परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब, संकेत में P, संकेत में B, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं स्मॉल लेटर से। और हाइपोटेनस H, हाइपोटेनस H। तो हम देख सकते हैं समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का नामकरण। एक बार हम फिर से इसको बता रहे हैं, थोड़ा अगर नोट करने का होगा तो आप कॉपी कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है? एक फैमिली है। समकोण त्रिभुज क्या? एक फैमिली है। घर में एक फैमिली होती है ना, उसमें मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसका एक एक नाम होता है अलग अलग। उस सदस्य में भी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 3 मेंबर है। नाम है आसन, नाम है सम्मुख, नाम है कर्ण। सबसे बड़ा कौन है? कर्ण। नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि घर में जो मुखिया होता है ना, बार बार नहीं बदलता है, समझे। इसीलिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन है? कर्ण। इसलिए यह नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, ये नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? लंब और आधार। कभी ये लंब, कभी ये आधार। इसी फोटो को फिर से एक बार यहाँ देखिए, एक बार यहाँ देखिए, यहाँ सेम वही चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करेंगे इसमें, थोड़ा सा बदलाव। क्या करेंगे? थोड़ा सा बदलाव। और वो बदलाव है क्या? पंडित को नीचे में नहीं बैठाएंगे। हमारा मन है, हमारा मन है, हम नीचे में कहाँ बैठाएंगे? पक्का बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? पक्का पे। कहाँ? यहाँ बैठाएंगे। यहाँ कहेंगे चलो पंडित जी ऐजा। कहाँ? यहाँ 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 बैठा है पंडित जी। फिर से सामने देखा सम्मुख, फिर से सामने देखा सम्मुख। बगल में बैठा कहाँ? छत पे। आसन, आसन किया, आसन किया। और ये नहीं बदलेगा, अभी बोले ना, ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये थीटा, जिसको पंडित जी नाम दिया गया है यहाँ पे, थीटा जहाँ है वो आसन है। अगर थीटा ऊपर बैठा देंगे तो ये आसन होगा। और इसको आधार तक बोलेंगे आप लोग। इसको क्या बोलेंगे? लंबा बोलेंगे आप लोग। इसको क्या बोलेंगे? ये फिक्स है, कुछ नहीं बोलेंगे। संकेत बात कर लेते हैं, P, B और H। एक बार निष्कर्ष निकालिए इसका, माइंड में सेट कीजिए, निष्कर्ष निकालिए, माइंड में सेट कीजिए, निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष ये है, नीचे बैठेगा, नीचे आसन भुजा, ऊपर बैठेगा, नीचे आसन भुजा नहीं, नीचे सम्मुख भुजा होगा। ध्यान से, सम्मुख भुजा सामने का, सम्मुख भुजा का ही नाम है लंब। सम्मुख भुजा का नाम क्या है? लंब। सम्मुख भुजा का नाम क्या है? लंब, याद रखिए। और आसन भुजा का नाम क्या है? आधार। कर्ण नहीं बदलेगा। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे समझ चुके होंगे सम्मुख और आसन और लंब के बारे, सॉरी कर्ण के बारे में। और समकोण त्रिभुज की जो 3 फैमिली है, इसके बारे में, इसका नामकरण में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
ताकि हम इसको और अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकें। देखिए अब आगे इसका सम्मुख भुजा, आसन भुजा, और अब हम उसको भूल जाते हैं। अब भूल जाइए, सम्मुख आसन कुछ नहीं, बस इसको सिखाने के लिए हम थोड़ा सा लॉजिकली बात कर रहे थे, लेकिन इसका आप स्पष्ट नाम फ्रेश तरीके से लिखते हैं। कॉपी पे नोट करते जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, थीटा दिए, किस कहां बैठा है, एरो का सिंबल देखिए आप, नीचे बैठा रहे आप। ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। अभी तुरंत सीखा है। ये लंब यानी P, ये आधार यानी B, ये कर्ण यानी H, स्मॉल लेटर से लिए। एक बार फिर से फोटो बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री और इस थीटा को इस बार यहाँ बैठाते हैं। तो अभी तुरंत सीखा है, ऊपर बैठा दिए तो सामने वाला सम्मुख होगा। सम्मुख को हम लोग लंब बोलते हैं, अर्थात ये लंब है। ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, आधार है। आधार को B, लंब को P, और हाइपोटेनस कर्ण को H बोलते हैं। दोनों फोटो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जब एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे वहां पर ये बार बार बदलाव होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वहां पर लंब और आधार और कर्ण, कर्ण तो बदलेगा नहीं, लंब आधार बार बार चेंज होगा, आपको परेशानी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभी देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार, समझ गए। तो अब इसका हम लोग एक मेजर करने के लिए एक रेशियो निकालते हैं। एक क्या निकालेंगे, संबंध, रिलेशन निकालेंगे। किसमें रिलेशन निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। फिर कौन है, लंब आधार में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ये याद रखिएगा। लंब आधार में कोई बड़ा छोटा, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होगा। नाम से ही लग रहा है कर्ण, महाभारत में सबसे बड़ा कर्ण, इसीलिए इसका नाम है कर्ण। देखिए सबसे बड़ा है। अब पाइथागोरस आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, एंट्री होती है, पंडित को वहीं पर रखते हैं। पंडित बोलता है, अरे थोड़ा इसका मेजर कैसे होगा, ये बता दीजिए। क्या बता दीजिए, कर्ण, लंब, आधार का लंबाई नापा गया कर्ण का किसी भी त्रिभुज के अंदर। मान लेते छोटा त्रिभुज हम लेके समझाते हैं। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज, ये मान लेते 4 मीटर, ये 3 मीटर। जब इसको नापा गया, इसको नापा गया, एक रेखा खंड लिया, या दीवार की लंबाई नापा मीटर में ही, इसको भी नापा मीटर में ही। जब इसको निकाला गया, सोचा ये कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इसको मेजर किया, ये 5 आया। क्या आया, 5। इसको भी नापा, इसको भी नापा, इसको भी नापा, आ गया 5। अब 5 कैसे आ गया, तो देखिए वो कैसे लाया 5। तो रिलेशन ढूंढने लगा कि क्या करें, 3 में 4 को घटाएं, 4 में 3 को जोड़ें तो 7 आ जाता है, 1 आ जाता है, 5 कहाँ आ गए, 5 कहाँ है। तो दिमाग लगाना शुरू किया, और इस तरह से उसने 5 निकाल के ही दिखा दिया। और देख सकते हैं आप कैसे निकाला, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार का वर्ग किया, जोड़ा, अंडर रूट निकाला और 5 आ गया। समझ गया, यहाँ पर समझ गया कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई निकलेगी, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होने वाला है यह लंबाई। अगर इसका माप चाहिए आपको, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़िए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालिए, तो जो वैल्यू आएगा वह कर्ण का वैल्यू होगा। इस तरह से पाइथागोरस ने इसका रिलेशन दिखाया। क्या दिखाया, रिलेशन। जब इसका मेजर किया गया तो पाया उन्होंने कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। 8th क्लास में आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे, समीकरण पढ़े होंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जानते होंगे। इसमें अगर लंब निकालने की बात करें, तो वर्का में हमेशा छोटा घटाया जाएगा, याद रखिए, वर्का में हमेशा छोटा घटाया जाएगा। आधार निकालिए, आधार, कर्ण में वर्का में छोटा घटाइए, वर्का में छोटा घटाइए, लंब आधार निकलेगा। तो बड़का कौन, अगर ये लंब छोटा है, आधार छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, कर्ण। तो कर्ण में बचल का घटा दीजिए, आराम से निकाल लीजिए। लेकिन अगर बड़का निकालिएगा तो जोड़िएगा दोनों ने को, याद रखिए। देखिए इसको अगर एक लाइन में कहा जाए, स्पष्ट तरीके से नोट कीजिए, यह पाइथागोरस थ्योरम है। आप लोग हम लोग तो एक एक्सरसाइज से इसको लेके आए हैं, लेकिन अगर हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे होते अभी, तो शायद ये पाइथागोरस थ्योरम हमको मिलता। 6.8 में एक थ्योरम है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा वर्गों के योग के बराबर होता है। वो उस टाइम ही पढ़ लेते, लेकिन अभी फिलहाल इसको पाइथागोरस थ्योरम, ये बस ये याद रखिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के बाहर आता है, क्योंकि इन्होंने ये जो बना हुआ कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, पाइथागोरस ने। इसको आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे लेके आते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अभी हमने क्या सिखाया, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज की कोणों के और भुजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति किसमें, तो त्रिभुज से संबंध। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुजों की माप, यानी त्रिभुजों को मापना। किसको नापेंगे, अधिकतम
अधिकतर किसको नापा जाएगा? समकोण त्रिभुजों को। किसको? समकोण त्रिभुजों को। समकोण त्रिभुज का नामकरण में देख लिया, लंब, कर्ण और आधार होते हैं। फिर देखिए कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सब चीजों को हम सीख चुके हैं। तो आइए हम आगे ले जाते हैं। अब हम लोग इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, यहां से मेन रूप से यहां से जो स्टार्टिंग होने वाला है, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट या मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहां से हम लोग इसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं। और अगला पॉइंट जो है वो क्या है? त्रिकोण मितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। आप देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। चलो एक बार फिर से समकोण त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग। अब तो जानते हैं ये क्या है? P, ये क्या है? B, ये क्या है? यदि ये थीटा यहां हो, A, B और C, P, B और H, लंब, आधार और कर्ण। आप देखिए हम लोग यहां पर कितने लोग हैं? 1, 2, 3 लोग हैं। अगर हम बारी बारी से इसके रिश्ते की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातों को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लेते हुए जो हम लोग अनुपात बनाने वाले हैं, दो भुजाओं की तुलना करने वाले हैं, उसको ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। अगर हम यहाँ पर तुलना करें, दो व्यक्ति के बीच अगर तुलना की जाए, पुत्र और पिता के बीच तुलना की जाए, तो ये पुत्र क्या है? पुत्र का ये बाप है, और ये पिता का क्या है? बेटा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति के बीच क्या हो रहा है? तुलना करने पर दो रिश्ते बन के बाहर आते हैं। हम लोग पर क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें क्या पढ़ेंगे? भुजाओं का अनुपात, यानी भुजाओं के संबंध, यानी भुजाओं के रिलेशंस को देखेंगे। यहाँ पर भी 1, 2, 3 भुजा है, इसका भी रिलेशंस निकालेंगे। आप देखिए रिलेशन निकालना शुरू होता है। नंबर 1, देखिए यहाँ पर तो P अभी संकेतों में ना है, इसका कुछ तो जरूर मेजर करेंगे तो वैल्यू आएगा 5, 4, 3, 2, 10, कुछ भी, इसका भी कुछ भी, इसका भी कुछ भी जरूर आने वाला है। जब हम लोग P और H, देखिए एक एक बारी बारी से हम निकालते हैं, बारी बारी से, घबराइए नहीं, बारी बारी से निकालेंगे। P और H, P और H का रेशियो करते हैं। किसका रेशियो करेंगे? P और H का। तो P और H का जब रेशियो किया गया तो इसका एक नाम बन के बाहर आया, इसका एक नाम दिया। देखिए एक रिलेशन का नाम होता है, इसे हम लोग ननियर बोलते हैं। ननियर कैसे हो गया? तो हमारे और नाना के बीच का संबंध, इसलिए ननियाल है, ननियर है। उसी तरह से P और H, इसका भी रिलेशन, इसका भी कुछ ना नाम होगा। तो उन्होंने नाम रखा। क्या रखा? नाम। और क्या रखा? नाम। तो अपने तरीके से रखा। अगर हम होते ना, या कोई भी होता, तो शायद इसका कुछ और नाम होता, लेकिन जो उस टाइम जो मैथमेटिशियन जो थे इसको सॉल्व कर रहे थे, तो उन्होंने अपने तरीके का नाम दिया। इसका नाम दिया जया। क्या नाम दिया? जया। और ये पूरा कहानी किसका रचा हुआ है? किसका? ये कौन नाम रखा? ये कौन रखा? ये कौन रखा? ये रखा। अगर ये नहीं होता तो ये होता है। इसका नाम कौन रखा? ये रखा। इसका भी नाम यही रखा, इसका भी नाम यही रखा। यानी थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थीटा को छोड़ेंगे। कहा है? थीटा ही तो दर्शाया है P और B और H तीनों को। अब देखिए इसका 2 नंबर, पहला है P और H के अनुपात। P यानी लंब, H यानी कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात का नाम दिया साइन, यानी जया। हिंदी में इसका जया। जया का क्या परिभाषा होता है? जया का क्या परिभाषा होगा? साइन। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब हम समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को लिखते हैं, उस अनुपात को क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। थीटा क्यों दिए? क्योंकि लंब और कर्ण का नामकरण थीटा नहीं किया, इसीलिए थीटा दिए। यह एक रिलेशन है। जया के साथ थीटा का क्या संबंध है? और संबंध में कभी भी अलग नहीं, जोड़, घटा, गुना, भाग से इसको नहीं अलग कर सकते, क्योंकि यह एक संबंध है, रिलेशन। रिलेशन में बीच में दरार उत्पन्न करना सही बात नहीं। अब इसको उल्टा देते हैं। हम बोले थे ना, दो व्यक्ति के बीच दो रिलेशन होते हैं, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, दो रिलेशन। पहला रिलेशन P और H के बीच है। अब H और P के बीच का रिलेशन देखते हैं। इसका भी तो नाम होगा। तो इसका उल्टा, इसका रिलेशन का उल्टा है ये, जया का उल्टा है ये, जया का उल्टा है। इसीलिए 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, व्यू मतलब उल्टा। व्यू मतलब उल्टा। किसका? जया का। किसका? जया का। तो व्यू जया। क्या? व्यू जया। थीटा देना ही पड़ेगा। ये चीज को आप ध्यान से देखिए। लंब और कर्ण के अनुपात को जया बोलते हैं, और कर्ण और लंब के अनुपात इसी का जस्ट व्युत्क्रम है, इसलिए व्यू जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू जया। इसको आप नोट कीजिए, व्यू जया। पहले हम हिंदी के नामों को देखेंगे, फिर बारी बारी से इसके मेन कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, आनंद आने वाला है। देखिए आगे 3 नंबर। अब हम इसके रिलेशन को देख चुके हैं। तो 3 व्यक्ति तो 6 रिलेशन होंगे, 2 में 2 रिलेशन, तो 3 में 6। आप देखिए, आप अब इसके बीच का रिलेशन देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी तो हम अनुपात कर सकते हैं, इस भुजा का अनुपात। तो तीसरा नंबर, अगर हम P और B का अनुपात करें तो इसका भी नाम होगा, तो इसी का जस्ट व्युत्क्रम B और
पी का अनुपात करे तो इसका भी कुछ नाम होगा। अब इसके नामों को देखते हैं। लंब और कर्ण का अनुपात किए तो उसका नाम दिया जया, और उसी का जब व्युत्क्रम किए h बटे पी उसका नाम दिए व्यू जया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पर्श, स्पर्श जया। थीटा तो देना ही है साथ। इसको बोलते हैं कोटि स्पर्श जया थीटा। अब देखिए यहाँ पर लंब और आधार के नामों का नाम, लंब और आधार का जो नाम है वो क्या है? स्पर्शया। और आधार और लंब का जो नाम है वो क्या है? कोटि स्पर्शया। इसी तरह से आगे भी 2 और रिलेशंस बनने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए आगे एक और रिलेशन बनेगा और इसका निष्कर्ष हम निकाल देंगे आपको फॉर्मूले के साथ लास्ट में, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए। यहां देखिए आप, ये B और H बचा हुआ है। चौथा के बाद 5वां रिलेशन होगा B और H के बीच, और छठा रिलेशन इसी का व्युत्क्रम H और B के बीच। अब इसके रिलेशन का क्या नाम दिया? इसके रिलेशन यानी कि इसके संबंध का नाम क्या दिया गया? कोजया। क्या दिया गया? कोजया। B बटे H का नाम क्या दिया? कोजया। थीटा देंगे इसी का उल्टा, इसलिए व्यू कोजया, व्यू कोजया। क्या नाम है इसका? व्यू कोजया। तो आप एक तरफ से अगर लिख दे तो ध्यान से देखिए, ये 5वां नंबर है, ये छठा नंबर है। इससे पहले हम 4 लिख चुके हैं, तो इसको नोट कीजिए आप। इसका निष्कर्ष निकालते हैं एक बार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहा जाता है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लिए हुए अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब इसको निष्कर्ष में देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो सबसे पहले क्या दिए थे? जया। क्या दिए थे? जया। थीटा देंगे क्योंकि थीटा का रिलेशन थीटा ही तो बना रहा है। इसका क्या देंगे? कोटि जया। क्या देंगे? कोटि जया थीटा। उसका क्या नाम आया? तीसरा स्पर्श जया। क्या आया? स्पर्श जया। चौथा क्या आया? कोटि स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया। और 5वां क्या नाम आया? इसी का उल्टा, इसी का व्यू कोटि जया। सॉरी यहां मिस्टेक हो रहा है। जया कोज्या, कोज्या। उसका यहां पर व्यू कोज्या, व्यू कोज्या। उसका लास्ट है व्यू जया, व्यू जया। अब इसका एक बार अनुपात लिखिए। तो ये किसका अनुपात है? P बटे H का। ये किसका है? तो ये देखिए आप पीछे जाके थोड़ा देखिएगा, तो ये जो है ना B बटे H का। ये किसका है? P बटे B का। ये किसका है? इसी का व्युत्क्रम। पहले इसका व्युत्क्रम। ये किसका है? ये इसका व्युत्क्रम है। और ये किसका है? ये इसका व्युत्क्रम है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं। जया का जब डिक्शनरी उठाइएगा ना, इसका नाम है साइन फुल में, और थीटा तो देना है। इसका नाम है कोसाइन, इसका नाम है टेंजेंट, इसका नाम है कोटेंजेंट, इसका नाम है सेकेंड, इसका नाम है कोसेकेंड। तो यहां देख सकते हैं आप। इसका पहले हिंदी देखें, और ये हिंदी कहां से आया? तो लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण के अनुपात को इंग्लिश में बोलेंगे हम, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कोसाइन कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेंजेंट कहते हैं, लंब आधार और लंब के अनुपात को कोटेंजेंट, कर्ण और आधार के अनुपात को सेकेंड, और कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेकेंड कहते हैं। इसके 3 अक्षरों को लिखिए, इसके 3 अक्षरों को, इसको आप नोट कीजिए पहले आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका आगे लेके आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो पहले एक्सरसाइज को डन कर देगा। 8.1 का पूरा सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले से होने वाला है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से लिखिए भी, देखिए भी और दिमाग में रखिए भी। अब आगे आते हैं, आगे देखिए एक बार इसका टाइप के थ्रू इसको लिखते हैं। टाइप फर्स्ट, क्योंकि इसके हर एक टाइप को देखेंगे और इसके हर एक टाइप में 6 फॉर्मूले आने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप जो अभी बता रहे हैं हम, वो देखिए नंबर 1। अब इसको 3 अक्षरों के साथ लिखिए। साइन, 3 ही अक्षर। नंबर 2 साइन कॉस, कॉस 3 अक्षर शुरुआती। नंबर 3 टेन। अब देखिए यहाँ पे थीटा तो देना है, थीटा तो देना है, थीटा तो देना है, थीटा संबंध को दर्शाता है इसलिए देना है। अब साइन किसको बोलते हैं? लंब और कर्ण के अनुपात को। कोसाइन आधार और कर्ण के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को। इसका व्युत्क्रम पे नजर डालते हैं, का व्युत्क्रम, या इस तरह से आप लिख सकते हैं व्युत्क्रम। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? इसी को पलट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, यानी बी बटे पी। इसका व्युत्क्रम क्या होता है? शेक, सेक थीटा, यानी H बटे बी। इसका क्या होता है? कोसेक,
कोसेक थीटा यानी कि h बटे p। देखिए आप ये 3 अक्षर लिए, 3 लिए, 3 लिए, 3 लिए, 3, फिर यहाँ 5 का है। यहाँ 3 इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पहले से 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देखिए कॉस, यहाँ भी कॉस, इसलिए इसके 2 अक्षर को और आगे कर दिया गया ताकि और अच्छे से इसको लिखा जा सके। तो ये ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये 6 इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर देगा। तो आप, हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अभी तक सीख चुके हैं और आगे की बात अगर करें तो ध्यान से देखिए। और आगे ये बता रहे हैं हम क्या सीखे हम लोगों ने, लंब और कर्ण और आधार तीनों भुजाओं को लेकर के अनुपात किए, तो उसको क्या कहा गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक क्वेश्चन आता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 6। कितनी है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या 6 है। याद करने का तरीका, साइन कॉस टेन, सीरियल तरीके से याद कीजिए। साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। एक बार सीरियल तरीके, साइन कॉस का 10, कॉट, सेक और कोसेक। साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इस तरह से अगर याद करते हैं तो आसानी होती है आपको फॉर्मूले को याद करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक छिपे हुए जो हम बताएंगे आगे। तो देखिए साइन कॉस टेन, अब हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर ही लिया है। तो अब आगे इसके जो पार्ट होंगे आपको अगले वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।